सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। तो आप जानते ही हो भारतीय दिग्गज आईटी कंपनी है इन्फोसिस, और इसने अभी वुमेन्स में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक, और इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब ईगा स्विटेक से दो स्टैटिक प्रश्न आपकी ओर बन सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये आप जानते हो टेनिस प्लेयर है, लेकिन ये किस देश की रहने वाली है। तो ये पोलैंड की है, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, ये याद रखना। और इसी प्रश्न के साथ आपको याद रखना है कि अभी इन्फोसिस ने स्पेन के जो टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल, उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। स्थापना होती 1981 में, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में, और इसके एमडी सीईओ हैं सलिल पारिक। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको और रिवाइज कराऊं तो अभी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टोपाज, अगर पूछा जाए इसको किसने लॉन्च किया था तो आंसर होगा इन्फोसिस ने ही। और देखो, जब भी ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन आता है तो जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर अभी तक बनाए गए वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन आज मैं आपको साल में जो 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं उनका रिविजन कराऊंगा। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अभी तक मात्र 3 हुए हैं, तो 3 को रिवाइज करते हैं। तो पहला जो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर है। और मेन सिंगल टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। फिर फ्रेंच ओपन हुआ जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, इसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की है, और मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता। फिर अभी हुआ था विंबलडन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। मेन सिंगल इसमें जीता था कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के प्लेयर हैं। और यूएस अभी तक हुआ नहीं है। एक स्टैटिक प्रश्न आपका और बन जाएगा, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं और साथ में करंट अफेयर्स का रिवीजन भी है, वो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में करा दिया सारा। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला। तो आंसर होगा इंदौर को। तो अभी केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे बेहतर काम करने के लिए इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। तो देखो, अगर बात करें हम स्मार्ट सिटीज की, तो आपने कहा पहले स्थान पे तो इंदौर हो गया, दूसरे स्थान पे सूरत हो गया गुजरात का, और तीसरे पे आगरा हो गया। और वैसे आप जानते हो इंदौर ये लगातार 6 सालों तक स्वच्छ भारत मिशन में सबसे स्वच्छ शहर भी रहा है। इंदौर के बारे में कुछ और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, ये तो सिटीज़ की बात कर ली। अगर स्टेट वाइज बात करते हैं कि सबसे स्मार्ट स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो टॉप पे चंडीगढ़ को रखा है। तो सिटी भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, यूनियन टेरिटरी भी मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को, और इसका लक्ष्य क्या है? नागरिकों को शहरों में टिकाऊ वातावरण, साफ सफाई और क्वालिटी लाइफ प्रदान करना। अब यहाँ पे हमने देखा कि नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया इंदौर को। इंदौर से मैं आपको कुछ रिवाइज कराऊंगा। अभी आपने पढ़ा था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ज्यादा आबादी में टॉप पे कौन रहा था? इंदौर ही रहा था। और पिछले 6 सालों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना हुआ है। और अभी इस बार हमने देखा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन ये इंदौर में हुआ था, 17वें नंबर का था। आप जानते हो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है। भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में। और इंदौर का एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, अभी ट्राइबल आइकन तात्या भील के नाम पे उसका नाम बदला गया था। इंदौर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता था। और लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय बनेगा इंदौर में ही। तो इंदौर से संबंधित अभी तक जितनी भी करंट अफेयर्स में आपने चीजें पढ़ी है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी है। तो चीजों को बस आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस तरह का जब भी प्रश्न आता है मैं आपको बार बार ये सारे पॉइंट रिवाइज कराऊंगा। तो आपको कोशिश करनी है मेरे साथ साथ बोलने की भी,
जितना आप बोलोगे उतनी चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी और जल्दी याद होगी। अब फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस इससे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ग्रीस को। आपको याद है अभी 15वां ब्रिक्स समिट जिसको होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने, उसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो वहां पे ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया कि वो उनके देश में पधारें। और इस तरह से 40 साल बाद ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी गई थी वहां पे। अच्छा, प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले आपका एक स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया। इसे आप स्टैटिक प्रश्न भी समझना और करंट अफेयर्स का प्रश्न भी, कि ग्रीस की प्रधानमंत्री कौन है। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ग्रीस अभी न्यूज में आ गया, तो उसकी कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब यही प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स का क्यों बोल दिया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये प्रधानमंत्री बनी थी। तो क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोताकिस। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा फैक्ट हमारे लिए स्टैटिक का काम कर रहा है, कौन सा करंट अफेयर्स का काम कर रहा है। तभी आप चीजों को कोरिलेट करके अच्छे से याद कर पाओगे और आपको और तभी आप याद रख पाओगे कि इतनी सारी चीजों में से कौन सी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखनी है। वरना मटेरियल तो बहुत सारा है और अपने करंट अफेयर्स में मैं आपको यही देने की कोशिश करता हूं। तो याद रखना, अभी मोदी जी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और इस तरह से वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं ये सम्मान पाने वाले। और किसने दिया उनको ये सम्मान? तो ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, जिनका नाम क्या है? कैटरीना सेकेलारोपोलू। कैटरीना कैफ का नाम याद देना, तो कैटरीना से कैटरीना याद रख लो आप, तो कैटरीना ने दिया है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। और आपको याद होगा इस साल हमने ग्रीस के साथ में एक एक्सरसाइज किया था, कुछ अजीब सा नाम था उसका, इनआयोचोस 2023 एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा कि मोदी जी को इस साल कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। एक तो अभी उनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अभी उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फिर अभी उनको मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द नील। और उससे पहले पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का और पलाऊ गणराज्य का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखते हैं किन किन को पता है। अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, बताओ उन्हें अभी किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था? उस सम्मान का नाम मैं आपको बता दूं, द येलो स्टार। किस देश का, ये आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त को। और आप जानते हो 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने अभी 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा के साउथ पोल में सफल लैंडिंग की थी। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। अब यहाँ पे दो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, बिल्कुल नए पॉइंट हैं, ध्यान रखना। मैं अलग से क्वेश्चन बना करके नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा ना, उस स्थान को एक नाम दिया गया है। ये नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति। बड़ा सिंपल है, शिव शक्ति नाम दिया गया। इसी तरह से याद रखना, जब चंद्रयान 2 2019 में गया था और जिस स्थान पर वो उतरा था, हालांकि हार्ड लैंडिंग हुई थी जिस कारण से वो गिर करके क्रैश हो गया था, लेकिन जिस स्थान पे वो उतरा था तो उस पॉइंट को या उस स्थान को क्या कहा गया? तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। ये दो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सुनना। चंद्रयान 3 जिस स्थान पे उतरा है उसे शिव शक्ति कह रहे हैं, और चंद्रयान 2 जिस स्थान पे उतरा था उसे तिरंगा पॉइंट कहा जा रहा है। ये दिमाग में छाप लो बस। और इसमें हमारा एक लैंडर गया था जिसका नाम विक्रम है, और रोवर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। अब यहाँ पे कई तरह के आपके छोटे बड़े प्रश्न बन सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रश्न हैं वो मेरे ख्याल से आपको याद है, जैसे कि कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। कब लैंड किया वहाँ पे? 23 अगस्त को लैंड किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 रॉकेट से। उसे और क्या कहा जाता है? उसे बाहुबली भी कहते हैं और उसे फैट बॉय भी कहते हैं। और मैंने आपको
पहले भी बताया है, फैट बॉय और फैट मैन से आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो फैट बॉय याद रखना, क्योंकि फैट मैन तो क्या है, बॉम्ब है जिसको जापान के नागासाकी पे गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे फैट बॉय याद रखना। और जो हमारा प्रज्ञान रोवर है ना, वो लैंडिंग स्थल के चारों ओर कितने मीटर के दायरे में रिसर्च करेगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने कहा ना, डीप से डीप प्रश्न निकाल के वो पूछ सकता है आपसे। तो अभी तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको 500 मीटर। और मैं आपको बता रहा हूं जितने भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं ना आपके, कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, तो ये सारे प्रश्नों का क्विज बना करके मैंने डाल दिया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से क्विज है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से क्विज बना दिए मैंने इस बार। हर बार मैं बाइलिंगुअल डाल देता हूं, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो अलग से ही डाल देते हैं। खुशी है ना हमें, चंद्रयान उतरा है, तो यूं समझ लो उसकी खुशी में मैंने अलग अलग डाल दिया आपके लिए, बिल्कुल फ्री में क्विज है। अब आप लोगों को क्या करना है, बार बार क्विज लगानी है ताकि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए, क्योंकि आप मान के चलना आपके एग्जाम में यहां से डेफिनेटली एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो वो क्विज आपका 1 नंबर पक्का कर देगी। और उस क्विज को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि अगर उस क्विज को 2000 स्टूडेंट लगाएंगे तो उसका PDF मैं आपको बना करके अवेलेबल करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लगा लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताना है, अभी हाल ही में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा अमृत माथुर। तो लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर रहे अमृत माथुर ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। उन्होंने इस बुक में किस्से, घटनाएं और मैच के ऐसे अंदरूनी पहलुओं के बारे में बताया जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा का समय गेम और खिलाड़ियों के करीब से देखा है। वे 1992 में भारतीय टीम के प्रबंधक थे। तो नाम याद रखना, अमृत माथुर है। बाकी शुभ्रा गुप्ता जानते हो, अभी इरफान अ लाइफ इन मूवीज, इरफान खान के ऊपर बुक लिखी है। नीरजा चौधरी हाउ PM डिसाइड नाम से बुक लिखी। और ऋषिराज कारगिल एक यात्री के जुबानी नाम से बुक लिखी इन्होंने, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर होगा असम। तो अभी असम सरकार ने 1 लीटर क्षमता से 1 लीटर कैपेसिटी से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर बैन लगा दिया, और ये बैन 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। उद्देश्य साफ है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अच्छा, प्लास्टिक से आपको याद आएगा, एक तो हम इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाते हैं, कब, 3 जुलाई को मनाते हैं। लेकिन इसी से मिलता जुलता और एक कंफ्यूज करने वाला डे है इंटरनेशनल पेपर बैग डे, वो हम मनाते हैं 12 जुलाई को। मैंने इसीलिए साथ में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको याद है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया गया था। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कब लगाया गया था, तो आंसर होगा 1 जुलाई 2022 को। वैसे बताओ किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा बताओ किस राज्य ने मीनदम मंजपाई योजना को शुरू किया, तमिलनाडु ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। और वैसे डाबर जो है ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी थी। चलो यूं बताओ, कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और एक बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ हमने पहली बार, दुनिया में पहली बार ये चीज़ हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, अभी पहली बार ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये कब मनाया गया, पहली बार मनाया, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा 28 जुलाई 2023 को। और यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि अर्थ ओवरशूट डे ये इस बार कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 अगस्त 2023 को। तो देखो है ना कितने नज़दीकी और बिल्कुल मिलते जुलते प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न होते हैं वहीं मैं ऑप्शन में रख के या साथ के साथ आपको बता देता हूँ, ताकि जो भी गलतियाँ करनी है, जो भी मात खानी है, आप यहीं पे खा जाओ। एग्जाम में कोई गलती का मौका देना ही नहीं है। अब बात असम की भी है, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, नए बने थे अभी। आप जानते हो वांचुआ महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पर है जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है।
याद रखना, बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? गुवाहाटी में। और अभी डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गोपीनाथ बारदोलाई से याद रखना, आधुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है। वैसे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा असम में ही। और अभी भारत में लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन भी कहाँ पे किया गया था? असम में ही। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस नाम से फैशन स्टोर लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूस्ता। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिटेल ब्रांच है, रिटेल शाखा है, जिसे आप कहते हो रिलायंस रिटेल, इसने युवाओं के फैशन के लिए एक फैशन स्टोर खोला है और उसी का नाम है यूस्टा। और रिलायंस रिटेल में फैशन एंड लाइफ स्टाइल के सीएमडी कौन है? अखिलेश प्रसाद है। वैसे इनका नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये यूस्टा नाम याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछूं, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। अभी रिलायंस रिटेल ने ही अपना स्वदेशी एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च किया था। क्या आप में से कोई उसका नाम बता सकता है? और आप में से कोई क्यों, आप में से हर कोई बताओ। करंट अफेयर्स तो सारे ही पढ़ते हो ना, एग्जाम तो सारे ही दोगे ना। चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, ये तो आप ही दो। वैसे आपको याद रखना है, रिलायंस और अशोक लेलैंड जो कि व्हीकल बनाने वाली कंपनी, ट्रक बसें वगैरह बनाती है, इसने अभी लॉन्च किया था भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक H2ICE। ICE मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये आप ध्यान रखना। और हाँ गाइज, सेशन अच्छा लग रहा है और वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो भाई मुझे आपका सेशन तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन भर लग जाता है। भाई सेशन पसंद नहीं आ रहा, आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तब तो ठीक है, लाइक नहीं करना बनता है, लेकिन फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाना। ये तो आप ही कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर कर रहा हूँ, उसमें मैं कमी नहीं रख रहा। लेकिन जो आप कर सकते हो प्लीज़ उसमें आप कमी मत रखो, शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। पेपरलेस मतलब डिजिटल, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो भी लेन देन होगा वो ऑनलाइन होगा। और आपको याद तो होगा ही सही, इस साल के स्टार्टिंग में भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ, इसके बीच में एक कनेक्टिविटी के लिए करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। मतलब आप अगर सिंगापुर में हो तो भारत में जो भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं उनको यूपीआई के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी तरह से उल्टा भी होगा, यानी कि भारत से सिंगापुर में भी आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो अब ये प्रश्न भी याद रखना कि भारत और सिंगापुर ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया। और आपको याद है, ई विधान आवेदन लागू कर नागालैंड ये पहला पेपरलेस विधानसभा बना था। वैसे भारत का पहला कागज रहित पेपरलेस न्यायालय ये कौन सा बना? केरल हाई कोर्ट। और दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी थी? दुबई सरकार। सिंगापुर की भी बात कर ले, इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर डॉलर करेंसी और प्रेसिडेंट है हलीमा याकोब। आप जानते हो सिंगापुर के टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट बने थे। और सिंगापुर के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? अग्नि वॉरियर करते हैं, सिम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और एक बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना, स्टैटिक बनेंगे आपके यहाँ से। और अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र तो हमने किया भी था राजस्थान में इसी साल। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किससे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा शालू जिंदल को। तो समाज सेवी और JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन है शालू जिंदल, जिनको सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो शालू जिंदल ये शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कार्यक्रम चलाती हैं, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वो कार्य करती हैं, और इसी के लिए इनको ये मिला अवार्ड। ये अवार्ड CSR टाइम्स के द्वारा हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामाजिक विकास में अपना योगदान देते हैं। अच्छा, शालू जिंदल अलग है और नवीन जिंदल नाम आपने सुना होगा, ये अलग है। इसी साल इन्हें अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। और इस तरह से नवीन जिंदल ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे व्यक्ति बन गए जिन्हें ये अवार्ड मिला।
और अभी बाल श्रम उन्मूलन के लिए ललित नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला। और अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता आलिया मीर ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अभी यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में विस्फोटों और गैर विस्फोटित खदानों के पीड़ितों में 85% बच्चे हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया है। एक्चुअली में अफगानिस्तान में ये अज्ञात खदानें दशकों से कई संघर्षों का केंद्र रही है और देश में लोगों की जान ले रही है। अच्छा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आया था अभी, उसमें भी टॉप पे अफगानिस्तान था और भारत 13वें स्थान पे था। देखो, यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड कौन है? कैथरीन रसेल। और वीडियो के लास्ट में जो हम फटाफट सीरीज करते हैं जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक प्रश्न का रिवीजन करवाता हूँ, तो आज मेरी शीट तैयार नहीं हुई तो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बोला था आपको योजनाओं पे आज हम करेंगे, लेकिन शीट तैयार नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, लेकिन मैं कल के करंट अफेयर्स का तो आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राफेल नडाल। फिर पूछा था महिला समानता दिवस मनाया 26 अगस्त। फिर पूछा सीबीसी ने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया? सुरेश एन पटेल। फिर पूछा भारत का पहला एआई स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तिरुवनंतपुरम। फिर पूछा अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा इंदौर। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? अयोध्या। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11 ये लॉन्च हुआ पश्चिम बंगाल में। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो जाक्सा, जापान की स्पेस कंपनी है। फिर बताओ बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली में। जाते जाते फिर याद दिला रहा हूँ, अभी भी लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना यारों। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल के क्या कर दिया? तो आंसर होगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।